जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि आपके हैं रिलेटेड टू चैप्टर 2, जिसको आप कहेंगे मतलब कि करंट और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है ये चैप्टर। तो इस चैप्टर में जनाब पहला क्वेश्चन है आपका कि इंक्रीज़ ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ मटेरियल डिक्रीज़ इट्स रेजिस्टेंस, एक्सप्लेन। और फिर उसके बाद इसका आंसर आ जाता है। हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ, और अगर यहाँ पे हम देखें तो मैं ज़रा ओपन अप कर देता हूँ आपके सामने ये बोर्ड। ये पिछले सारे लेक्चर्स पहले लोड होंगे, फिर उसके बाद ही चलेगा। ये मुझे पहले इसको लोड करके रख लेना चाहिए। बच्चे, हमने देखा है कि आपके पास जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एक आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि रेजिस्टेंस है क्या चीज़। रेजिस्टेंस जो है ना बेटे, ये क्वेश्चन नंबर 1 को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। रेजिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो है आपके पास रुकावट होती है किस केस में, रुकावट होती है फॉर ऑफ करंट की फ़्लो में, जो करंट फ्लो करता है उसमें। अगर सपोज बेटे ये आपकी वायर है, ये पीस ऑफ वायर है यहाँ तक, तो जब आप इस वायर के साथ ये आपने जो है कोई वोल्टेज कनेक्ट किए हैं, और ये दरमियान में ये पॉइंट पड़ा है जिसके ऊपर बल्ब लगा हुआ है जिसने रोशन होना है, ठीक है। तो जब हम उसमें एक स्पेशल पीस ऑफ जो है वो मतलब मेटल ले लेते हैं, उस स्पेशल पीस ऑफ मेटल के अंदर अगर हम देखें तो ज़ाहिर बात है यहाँ इसके पास एटम्स पड़े होंगे एक अनलिमिटेड से, मतलब जिसमें जो मेटल के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। अब ये लड़े हुए बिखरे हुए हैं, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेसिकली बेटे वो फ्लो ऑफ यानी कि चार्जेस है। अगर मैं उसको ड्रॉ करूं तो यहाँ से ये चार्जेस जो है वो फ्लो करेंगे चलते हुए, ये इस सेंट्रल प्लेस से होते हुए ये यहाँ से एक सर्किट कंप्लीट करेंगे। इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के सारे प्रोसेस के अंदर जितनी रुकावट या रेजिस्टेंस या जितनी हिंड्रेंस फील होती है इन इलेक्ट्रॉनिक फ़्लो को, इस सारे सिस्टम को बेटे हम जो कॉमन वर्ड देते हैं वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज़ बेसिकली द ब्लॉकेज, द हिंड्रेंस ऑफ द एटम्स ऑफ मेटल, जैसे को आप कहें या कंडक्टर कहें, उसके एटम्स की हिंड्रेंस होती है टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू इट। जब उससे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो उस टाइम पे जो हिंड्रेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोल रहे होते हैं, राइट। सो ये जो रेजिस्टेंस का चक्कर है ये तो आपको समझ आ गया। अब बेटे हम अगर इसी मेटल को ले लें, और ये मेटल एक इतनी है और एक जो है मैं कह देता हूँ लेंथ में ज़्यादा बड़ी हो जाती है, और यहाँ से हम सर्किट बना लेते हैं, तो लाजमी सी बात है बेटे कि वहाँ पर जब लेंथ बढ़ जाएगी आपके पास तो ग्रेटर चांसेस होंगे कि उसको रेजिस्टेंस मिले। इन अदर वर्ड्स लेंथ जो है वो डायरेक्टली रेजिस्टेंस को इफ़ेक्ट कर रही है। लेंथ जितनी बढ़ती जाएगी यानी रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जो कंडक्टर है उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक चीज़ और है बेटा कि अगर यही जो इलेक्ट्रॉन के गुजरने का रास्ता है अगर मैं इसको नैरो डाउन कर दूं, छोटा कर दूं, तो इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे तो फिर भी इनकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी, बिकॉज अ स्मॉलर पाथवे इज अवेलेबल फॉर द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड एज अ रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन विल फील द मोर हिंड्रेंस एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द वन विद हायर एरिया या हायर क्रॉस सेक्शनल एरिया। So in case of the question I am going to respond here is कि क्रॉस सेक्शनल एरिया बेटा आपके पास होता है ये उसकी विड्थ, उसकी मोटाई किसी भी वायर की। आपने बेटा ये याद रखना है, जैसे मैंने आपको भी बताया कि ये पैसेज वे है इलेक्ट्रॉन्स का। अब जितना पैसेज वे
ओपन होगा, खुला होगा, तो उतना ईजिली इलेक्ट्रॉनिक फ़्लो होगा। जब इजीली इलेक्ट्रॉनिक फ्लो होगा तो व्हाट डज इट मीन कि द इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग लेस रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ द एरिया। सॉरी, इसको पाई लिख दिए, एरिया। तो यहाँ से हमें दो बातें पता चलें कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी रेजिस्टेंस, वाइल एरिया पे जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बेटे आपने जो है ये एक फार्मूला लिखना है, रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ओवर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी सॉरी एरिया। जब इस फार्मूला को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन ख़त्म होगा और ये आएगा रो। इसको आप यूँ इधर भी लिखोगा रो ऐसे करके, मैं इसको रो को यूँ लिख लेता हूँ, ये डेंसिटी टाइप रो है, और ओवर आपके पास ए एल ओवर ए आ जाएगा। अब जो रो है ना बेसिकली ये वाली, ये रो जो है ये आपके पास, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी बेटे ये किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। नूर, इसको समझना है आपने बेटे। मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है, व्हाट डज इट मीन, यानी ये रेजिस्टिविटी एक स्पेसिफाइड चीज़ है जो किसी मटेरियल के साथ उसकी नोयत पे डिपेंडेंट होती है। रेजिस्टिविटी बेसिकली है क्या चीज़, अगर मैं इसको सादे लफ्ज़ों में आपको समझा दूँ तो रेजिस्टेंस है ये भी, लेकिन एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ दैट मटेरियल। अब यूनिट वॉल्यूम जो है वो आपका कॉपर का होगा तो उसकी रेजिस्टेंस की एक ख़ास वैल्यू होगी ना। अब वो आयरन का लेंगे तो उसकी एक अलग वैल्यू होगी। अब यहाँ पे एरिया तो हमारा यूनिट वॉल्यूम है ना, मतलब अगर 1 सेंटीमीटर लेंगे तो 1 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी, इसकी हाइट होगी और इसकी विड्थ होगी, 1 सेंटीमीटर ईच साइड होगी। तो यहाँ पर जो 1 सेंटीमीटर हर साइड से बनती है, इसका मतलब ये होता है बच्चा कि बेसिकली ये तो तीनों के लिए, आप कोई भी अगर आयरन ले लेते हैं, कॉपर ले लेते हैं या फिर आप निकल ले लेते हैं, इन तीनों मेटल्स के लिए इनकी तीनों हाइट्स यानी कि वो सेम होगी, और हम एक स्पेसिफाइड या फिक्स्ड ब्लॉक की वैल्यू की रेजिस्टेंस की बात करते हैं। सो द रेजिस्टिविटी इज़ बेसिकली अ कांस्टेंट। वी कैन वेरी ओनली द लेंथ एंड एरिया, and we have studied that the resistance of an object is directly proportional to the length and inversely proportional to the area of that object. तो बेटा यहाँ से हमने इस फार्मूला को आपने लॉजिकली दे देना है, फिर आपने बताना है कि जितना एरिया जो है वो आपके पास कम होगा रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है, इन्वर्स रिलेशन में है। दूसरे लफ्ज़ों में आप कहेंगे जितनी नैरो होगी ना, यानी एरिया कम होगा तो नैरो हो जाएगी आपकी ये जो पीस ऑफ मेटल है या कंडक्टर, रेजिस्टेंस उसकी ज़्यादा हो जाएगी। या फिर आप मोटी वायर ले लेते हैं, जैसे आपको पता है कि हम एसी के लिए या बड़े अप्लायंसेस के लिए हम हायर या मोटी वायर्स क्यों यूज़ करते हैं। मोटी वायर यूज़ करने का पर्पज़ क्या होता है कि करंट को मैक्सिमम रास्ता मिले कि वो आसानी से फ़्लो कर सके, ताकि आपकी वायर जले ना। वायर क्यों जलती है, वायर रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से गर्म होती है, और गर्म होने की वजह से वो अपना जो है वो मेल्ट हो जाती है और इस तरह से जल जाती है वायर। तो हम इसलिए रेजिस्टेंस को अवॉइड करवाने के लिए हम मोटी वायर लगाते हैं। यहाँ तक समझ आ गई आपको? यस सर। ओके, इसके बाद हम बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखें तो वही क्वेश्चन आर एल ओवर ए लिखा हुआ है, ये रेजिस्टिविटी का स्पेसिफाइड चीज़ है, लेंथ है, और ये एरिया क्रॉस सेक्शनल है, और उसके बाद ये उसने आंसर यहाँ तक लिखा है। आप इसको पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छे से बड़े क्लियर वर्ड में आपको आंसर मिल जाएगा, यानी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपको इस आंसर में से कोई भी चीज़ जो है वो दोबारा करनी पड़े जिसको आप कहें कि आपसे नहीं हो पा रही। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ के तो ये पोटेंशियल। आपने रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ है ना? हाँ यार, लगाया तो था। हाँ, हो रही है रिकॉर्डिंग, ठीक है। ओके। अच्छा बेटे, दूसरा है क्वेश्चन आपके पास कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ। तो क्या फ़र्क है आपकी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में? बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपलेस्ट वे में है, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है आप कहें कि जो वो आपकी यानी एक तरह से अंडरस्टैंडिंग में ना आए। बेटा तो ये तो की बुक से करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ बच्चा, आपको बता देता हूँ ना, ठीक है, तो की यस बुक से सर। क्यों? नहीं, वो सर लाइन लगा के नहीं करना होता। ओहो, वो तो लाइन लगा के तो करेंगे, पहले हमें कंसेप्ट तो आए ना, क्या ख्याल है? ओके। तो ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि पोटेंशियल डिफरेंस।
हमें पहले पता तो चले यार कि पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ हैं क्या चीज़। बेटे आप ज़रा इस पे आते हैं ना, हम मैं इसको ही आगे सोल्यूशन को यहाँ पे आ जाते हैं। अब क्वेश्चन 2 हमारा, और क्वेश्चन 2 क्या कहता है कि आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस पीडी क्या है, और दूसरी साइड पे है जी आपके पास ईएमएफ क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस नेम इंडिकेट कर रहा है कि पोटेंशियल का फ़र्क। बेटे आपके पास एक यानी कि सेल है, छोटा सा इलेक्ट्रिक सेल है, ये इस तरह वाला। इस इलेक्ट्रिक सेल को अगर आप देखें तो इसकी ये पॉजिटिव साइड होती है और ये नेगेटिव साइड होती है। तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव साइड के अंदर जो है एबिलिटी है टू परफॉर्म द वर्क। जब आप कोई वायर इसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करके इधर कोई बल्ब लगा के फिर इसके नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, तो ये बड़े इजी वे के अंदर इस करंट को फ्लो करवाएगी यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और इधर से होती हुई फिर ये इस तरह सर्कल में, यानी ये चलता रहेगा। तो ये जो जब हम इसकी बात करते हैं यानी पोटेंशियल डिफरेंस की, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और आप अगर सेंटर इसको जस्ट एक बड़ी सी प्लेट ले लें पॉजिटिव और ये नेगेटिव साइड ले लें, और यूनिट चार्ज को इन दोनों एंड्स के बीच आप प्लेस कर दें, तो यूनिट चार्ज जो है वो क्या करेगा, ये इस सर्कल की वजह से इधर से रिपेल होगा और इधर अट्रैक्ट होगा नॉर्मली। जब ये इधर नेगेटिव पे पहुंच जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल पे, तो ये यहाँ पे रुक जाएगा, आगे तो इसको रास्ता भी नहीं मिलेगा। और दूसरा आप पॉजिटिव छोड़ेंगे तो वो भी आके नीचे बैठ जाएगा। इसी तरह आप नेगेटिव छोड़ेंगे तो वो ऊपर जाके रुक जाएगा, इसको रास्ता प्रोवाइड नहीं होगा। ये उतने नेगेटिव और पॉजिटिव इकट्ठे होंगे जितना इस सेल की पावर है। दूसरे लफ्ज़ों में बेटा ये कम्युलेट तब तक होते रहेंगे जब तक इनको चार्जेस को बहने का रास्ता नहीं मिलता। तो बेटा जब हम इनको फ़्लो के लिए एक रास्ते से एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करते हैं, तो उस एक्सटर्नल सर्किट के अंदर आपके पास इधर कोई बल्ब वगैरह भी पड़ा होगा जो इनलाइट हो सकता है। जब आप एक्सटर्नल सर्किट से इसको कनेक्ट करते हैं तो उस टाइम पे ये इसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या चार्जेस आप कहें वो फ़्लो करेंगे। तो ये जो फ्लो ऑफ चार्जेस है ये इस जो है वो सेल के पास से अंदर से गुजरेगा, जो ये चार्जेस हैं, और वो अंडर द इफ़ेक्ट ऑफ स्पेशल सॉर्ट ऑफ द डिफरेंस इन द पोटेंशियल, यानी कि जो पॉजिटिव की वैल्यूज़ इस जगह पे हैं और इधर, वो ये हिंड्रेंस फील करेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली अगर इसको हम डिफ़ाइन करें अगर एक डेफिनीशन के हिसाब से, तो यूनिट चार्ज को जब आप दो पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक एकमुलेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव के पोटेंशियल या इस फ़र्क के दरमियान में रखते हैं ना यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो उस पर जितनी भी फोर्स लगती है वो उस फोर्स के ज़रिए असर मूव करता है, इसको पोटेंशियल के डिफरेंस कह रहे होते हैं। मैं इसके वर्ड टू वर्ड लाइंस आपको बता देता हूँ। ये अब देखो एक तरह से वर्क डन है ना, जब वो मूव करवाएगा तो एनर्जी यूज़ होगी, तो एनर्जी एक बेसिकली वर्क की किस्म है। वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट। अब ये इसकी नेसेसरी तरीन बात है कि इन अ सर्किट, यानी आप एक सेल सिंपल ले लेते हैं बेटे तो वो सर्किट कंप्लीट नहीं होता है। उस सेल को आपको किसी एक एक्सटर्नल पाथवे के अंदर कनेक्ट करना ज़रूरी होता है ताकि एक कंप्लीशन ऑफ सर्कल हो। ये जो कंप्लीशन ऑफ सर्कल है बेटा ये होगी तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो करेगा। ठीक है, मतलब क्या है कि जब मैं सादे लफ्ज़ों में ये बताऊं कि जब आपने वो जो बैटरी है आपकी, ये पॉजिटिव अगर मैं कहूँ, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव से जब इधर कहीं भी कनेक्ट होगा तो इसके अंदर से करंट का फ़्लो जा रहा है, फ्लो ऑफ चार्जेस होंगे। अंडर द इफ़ेक्ट ऑफ दिस फ्लोइंग चार्जेस हम कहेंगे कि इस पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान जो डिफरेंस है इसको पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। सादे लफ्ज़ों में इसको कंक्लूड करूं तो बेटा द डिफरेंस इन द पोटेंशियल वैल्यूज़ ऑफ द सेल या बैटरी वाइल इट इज़ इन द क्लोज्ड सर्किट, जब ये क्लोज सर्किट में होंगे तो उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं। सही है। अब ये वो एनर्जी है या वर्क डन होता है जो हो रहा होता है। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए क्या है जो मेजर डिफरेंस है,
ये टोटल एनर्जी की कमुलेशन है। अगर देखो आपके पास यही चीज़ है, ये वही सेल है पड़ा हुआ बेटे, ये इस तरह का सेल है, आप बाज़ार से लेते हैं। ये सेल का नेगेटिव टर्मिनल है, ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव और नेगेटिव को आपने आपस में कोई भी वायर से कनेक्ट नहीं किया है। अगर आप इसको किसी वायर से कनेक्ट नहीं करते हैं तो उस टाइम पे भी पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होगा, क्योंकि यूज़ नहीं हो रहा होगा। तो वो जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वो ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, यानी उसको मोटिव का मतलब होता है मूवमेंट, और इलेक्ट्रो मीन्स के सम सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की जो मूवमेंट के लिए जो फोर्स अप्लाई होगी उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ कह रहे हैं। द टोटल एनर्जी सप्लाइड पर कूलम चार्ज बाय द सेल और बैटरी व्हेन नो करंट इज़ फ्लोइंग इन द सर्किट, यानी सर्किट के साथ आपका कनेक्शन अब नहीं है, या आपने स्विच ऑफ किया हुआ है, करंट नहीं फ्लो कर रहा, तो उस टाइम पे उसकी जो टोटल एनर्जी का कंटेंट होगा उसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। देखो ना, वही वाली बात आ गई ना बेटा, कि यार मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जितना भी होगा वो थोड़ा बहुत तो ड्रॉप हो जाएगा, चलते फिरते उसकी रेजिस्टेंस के ज़रिए असर वो थोड़ा बहुत ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन अगर अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस कहें कि ऐसी वायर के साथ कनेक्ट हो रहा है सिस्टम जिसमें उसका पोटेंशियल का ड्रॉप हो ही नहीं रहा, तो वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी वैल्यू होगी, जितनी बैटरी की वैल्यू होगी, जो ईएमएफ की होगी वो। तो पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली आपके पास वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स है, लेकिन कब भला, इन अ सर्किट के अंदर, जबकि ये टोटल एनर्जी है सप्लाइड टू द चार्जेस बाय द सेल व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग। ठीक है ना, तो वो जब करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा तो ये तब की बात है। अब इनके दरमियान जो की डिफरेंस लिखा हुआ है अलग से मैंने इसको मेंशन करवाया है, यानी ये बेसिकली मैंने अलग पॉइंट दिया कि वाइल बोथ पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ आर मेजर्ड इन द वोल्ट्स, ये दोनों वोल्ट में ही मेजर किए जाते हैं। जो ईएमएफ होती है ना, ये रिप्रेजेंट्स द टोटल एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम अ सोर्स, while the potential difference is the actual energy to drive a current through the circuit. EMF is typically greater than the potential difference, ठीक है, ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस सोर्स। अब बेटा देखो ना, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कम क्यों हो जाता है, जब सेल सर्किट में जाएगा तो सर्किट जो है उसके अंदर उसको रेजिस्टेंस फील होगी ना, तो कुछ तो वोल्टेज या कुछ तो एनर्जी ड्रॉप हो जाएगी आपके मूव करने वाले चार्जेस की। जब ये एनर्जी ड्रॉप हो जाएगी बेटा, तो सादी सी बात है, हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको यही कहेंगे कि ये जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो लेस हो गया है, जबकि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या थी, वो ईएमएफ के बराबर थी। ये बात समझ आ गई बेटा आपको? यस सर। इसमें कोई ऐसा पॉइंट जो आपको लगता हो कि नहीं ये गलत है, ये नहीं समझ आए? आसान था। यस सर, यस सर। अच्छा बेटा, इसी से जुड़ा हुआ अगला क्वेश्चन है, मुझे आपने बताना है पहले, बस मैं इसको छुपा रहा हूँ आंसर को। ये बताएं कि अंडर व्हाट कंडीशन द सर्कमस्टांसेस द ईएमएफ ऑफ द सेल जो है वो एक्सीड कर सकती है, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी एक्सीड कर सकता है ईएमएफ को। यानी बच्चे अभी मेरी क्लास हो रही है अम्मी, अभी पूरा मेरा काम रहता है। राबी ने नहीं लेनी है। यस आप क्या कह रहे थे? बच्चे मैं कह रहा हूँ कि किस सर्कमस्टांसेस या किस कंडीशंस के तहत आपका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी एक्सीड करता है उसकी ईएमएफ से, क्या ऐसा सीन हो सकता है, पहले ये बताएं मुझे। पोटेंशियल डिफरेंस तो दो डिफरेंट चीज़ें हैं, तो मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ हो पाएगा। बेटा डिफरेंट हैं, उनमें से कोई चीज़ ज़्यादा है और कोई कम है। हमने ऊपर की लाइन में ये पढ़ा है कि टिपिकली जो ईएमएफ है ना, इसको देखें आप, ईएमएफ इज़ ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि ईएमएफ तो उस टाइम पे है जब आपका सेल कनेक्ट नहीं है सर्किट में। उस टाइम जब वोल्टेज के मेजरमेंट है तो वो आपकी मेजरमेंट क्या है, हमेशा ग्रेटर होगी। जब सर्किट चूज होगा तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस तब होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ड्रॉप हो गया पोटेंशियल का डिफरेंस। तो अब ये कह रहे हैं कि क्या पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ सकता है ऑफ अ बैटरी, किसी भी बैटरी का एक्सीड्स वाइल इट्स ईएमएफ जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो नहीं होनी चाहिए। द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी नेवर एक्सीड्स इट्स ईएमएफ। ये बात ठीक है, इसको भी मैं छोड़ देता हूँ। बेटे आप मुझे बताएं, ये बात देखो ना,
बड़ी सादा सा यानी कि इनके अंदर डिफरेंस की बात है। आपने घड़ी के अंदर सेल देखा होगा ना, जो डला होता है, देखा है ना? यस। तो बेटे वो सेल जब आप घड़ी के अंदर नहीं डालते हैं तो उसके पॉजिटिव ऊपर का हिस्सा और जो नीचे है उसके हिस्से में एक डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा होता है। अगर वो दोनों डिफरेंस यानी कि उसके ऊपर का हिस्से और नेगेटिव नीचे जो हिस्सा होता है अगर वो सेम होता तो वो सेल आपका डेड हो जाता, उसने अपनी सारी एनर्जी यूज़ कर ली होती, इसका मतलब फिर वो सेल वर्क ना करता। अगर वो फ्रेश सेल है तो उसके अंदर एनर्जी भरी हुई है, उस एनर्जी की टेंडेंसी को या उसकी वैल्यू को हम ईएमएफ कह रहे हैं। जब आप उसी एनर्जी को आप क्या करते हैं, पकड़ के लगा देते हैं एक सर्किट के अंदर। अब सर्किट के अंदर वो घड़ी के अंदर लगी हुई जो सुइयां हैं उनको चलाने में एनर्जी ज़ाया करेगा। यस। कुछ उसकी अंदर की जो वायर्स हैं, जो तारें हैं जिससे करंट गुजर रहा है, कुछ उधर भी ज़ाया होगी ना रेजिस्टेंस की वजह से। तो जब वो सर्किट में लगता है बेटा तो उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड की जो वैल्यूज़ हैं उनका डिफरेंस वो नहीं रहता बल्कि कम हो जाता है। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस तो हम मैयर भी तब करते हैं यार जब सर्किट में होगा, तो सर्किट वाला तो हमेशा कम होगा। इज दैट क्लियर? यस। तो ये सर्किट का डिफरेंस जो है ये आपके पास कम होगा, जबकि ये जो बगैर सर्किट वाली है ईएमएफ ये आम तौर पे ग्रेटर होती है। और इस क्वेश्चन वाले ने क्या कहा है कि क्या पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा हो सकता है? नॉर्मली ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा ना तो ये ईएमएफ के बराबर हो जाएगा, इससे बड़ा नहीं होता नॉर्मली। लेकिन अगर थोड़ा सा हम ब्रॉड लेवल में जाएं तो बेटे जो बैटरी चार्ज कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे आपके पास एक्सटर्नल जो डिफरेंस होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस आपका, एक तो बैटरी है, एक हम जो अप्लाई कर रहे होते हैं फॉर चार्जिंग दैट बैटरी, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा ग्रेटर होता है। तो वो इसलिए लिख रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज़ लेस देन और इक्वल टू द ईएमएफ ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। आमतौर पे वो लेस होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो इक्वल हो सकता है ईएमएफ के। और वो कब होगा, यानी कि लेस क्यों होगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। फिर वो लिखता है द इंटरनल रेजिस्टेंस काज अ वोल्टेज ड्रॉप। इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होते हैं विद इन द बैटरी, रिड्यूसिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल एट इट्स टर्मिनल्स। यानी आमतौर पे वही वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। अब जो अगली बात है ना बेटे ये काम काम की है, मैं इसको अलग भी कर देता हूँ। द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी, यानी कि टर्मिनल से मुराद उसके जो एंड वाले कॉर्नर्स होते हैं वहाँ से जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ऑफ अ बैटरी कैन एक्सीड, हाँ एक्सीड कर भी सकती है, देन इट्स ईएमएफ से, इफ़ द बैटरी इज़ बीइंग चार्ज्ड, अगर हम उसको चार्ज कर रहे हो तो तब ये बढ़ सकती है। एट द एक्सटर्नल सोर्स, जहाँ से वो एक्सटर्नल सोर्स से हम जो है ना उसको चार्ज कर रहे हैं। और फिर क्या होगा, सप्लाइंग मोर वोल्टेज देन द ईएमएफ, तो ईएमएफ जो बैटरी की अपनी पावर है हम उससे ज़्यादा वोल्टेज देते हैं तो तभी वो चार्ज होता है। तो इसलिए उस टाइम पे इनके पॉइंट्स की जो है या इनके टर्मिनल्स की या इनके जो कनेक्टर्स होते हैं उधर इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो आपको ग्रेटर नज़र आएंगी। बच्चे बात समझ आ गई है? यस सर। यस सर। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ हीटिंग कॉयल हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओहम, ये बेटे उसकी रेजिस्टेंस है। ठीक है, मैं इसको रेड में एक्सप्लेन लिख लेता हूँ। और उसके जो वोल्टेज हैं जिस पे वो उसने ऑपरेट करना है सिस्टम, ये पाकिस्तानी है सिस्टम तो 220 वोल्टेज है। और फॉर टाइम ऑफ द 20 सेकेंड्स हैं ये तीन चीज़ें आपको गिवन है। वो पूछता क्या है आपको कि व्हाट इलेक्ट्रिक एनर्जी इन जूल्स, जो है आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी या इन अदर वर्ड वर्क आपने कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक वर्क इन जूल आपने फाइंड आउट करना है। बेटे आपको पता है रेजिस्टेंस 30 ओम है, वोल्टेज 220 है, टाइम 20 सेकेंड्स है। तो पावर जो है वो बेसिकली किसकी इक्वल होती है, सबसे पहले ये पावर का फार्मूला है, ये V²/R होती है। मैं आपको इससे भी अगर पहले बात बताऊं तो हम ज़रा इधर चल लेते हैं तो अच्छे तरीके से कर लेंगे यार। क्वेश्चन है आपके पास बेटा 3, क्वेश्चन 3 के अंदर क्या कहता है, बल्कि ये क्वेश्चन 4 नहीं है, मैं देख लेता हूँ एक मिनट कौन सा है क्वेश्चन ये। ये नहीं था सही है। जी 4 ही है, क्वेश्चन 3 है। 4 है बेटे। हाँ अच्छा, हाँ उसका पार्ट है, सॉरी सॉरी। जी ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। तो हम देखते हैं जी इसको क्वेश्चन 4 को।
ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा तरीका है, यानी कि जिसके अंदर जो है ये हम इसके वोल्टेज जो हैं क्या कहते हैं और रेजिस्टेंस भी काउंट करें, ओम भी और पावर। तो सबसे पहले तो आपको पावर का पता होना चाहिए। पावर होती है बेटा V इंटू आई के इक्वल होती है, यानी वोल्टेज और करंट की मल्टीप्लाई को हम पावर कहते हैं। और अगर आप V इज़ इक्वल टू आई आर वाला फार्मूला ओहम्स लॉ में देखें तो या तो आप I की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो आएगा I विल बी इक्वल टू V ओवर R हो जाएगा एक तरीकाकार, या आप V की ये वाली वैल्यू जो है वो आई आर है, आपके पास I की भी वैल्यू पड़ी है यहाँ पे और V की भी वैल्यू पड़ी है, तो इन दोनों में से आप किसी एक की वैल्यू पुट कर दें। अगर मैं यहाँ पे I की वैल्यू पुट करूँ तो P विल बी इक्वल टू, ये पहले वाला V उसी तरह आ जाएगा नीचे, इनटू ये I की वैल्यू है तो V ओवर R आ जाएगा इधर। अब बेटा दो V मिलेंगे तो आपके पास V का स्क्वायर हो जाएगा ओवर R हो जाएगा। ये आपके पास पावर का फार्मूला है। अब हम ज़रा देखते हैं जो, अच्छा ये तो एक तरीका कार है। पावर का एक और फार्मूला भी हो सकता है, जिससे मैंने यहाँ पे V को उसी तरह नीचे ले लिया है। अगर मैं V की वैल्यू पुट करूँ यहाँ से उठा के तो I मेरा उसी तरह जाएगा ये वाला। मैं क्या करता हूँ, पावर उसी तरह लिख लेते हैं, I जो ये वाला पड़ा था ये मैंने उसी तरह इधर मेंशन कर दिया, पहले कर दिए। अब जो है वो आपके पास आई आर इधर है तो मल्टीप्लाइड बाई आई इंटू आर, तो ये आपके पास आएगा आई स्क्वायर आर आएगा। अब बेटे आपको अगर पेपर में, यहाँ पे हम आते हैं क्वेश्चन वाले की क्वेश्चन की तरफ, अगर आप इस क्वेश्चन को बेटा देखें तो यहाँ पे उसने आपको ऑपरेट करने के लिए वोल्टेज प्रोवाइड किए हैं। यहाँ पे उसने करंट नहीं बताया है आपको, आई की वैल्यू नहीं बताई है, उसने 220 वोल्टेज बताए हैं आपको। जब 220 वोल्टेज बताए हैं तो हम पावर का वो फार्मूला यूज़ करेंगे जो वोल्टेज को डील कर रहा है, ये वाला। इसमें वोल्टेज पड़े हैं, करंट नहीं है। और इस फार्मूले के अंदर अगर आप देखते हैं यहाँ पे तो आपके पास ये क्या पड़ा हुआ है, ये करंट पड़ा हुआ है, वोल्टेज नहीं है, कहीं भी V नहीं है। तो हम अपने इंटरेस्ट के मुताबिक यहाँ पे जो फार्मूला इम्प्लांट कर रहे हैं बेटे वो कौन सा है, ये वाला फार्मूला है V स्क्वायर ओवर R। V आपके पास 220 वोल्टेज थे, उसका स्क्वायर ले लिया ओवर 30 ले लिया, उसका स्क्वायर आता है 22 का, ये आप निकालेंगे जो भी आएगा उसको डिवाइड करेंगे तो ये वाट आएगा, पावर का यूनिट वाट होता है। अब बेटे आप अगर हम थोड़ा सा, ये तो एक तरीका कार हो गया, यहाँ तक आपके पास निकली पावर। अब जो पावर होती है वो होती है बेटे, दूसरे लफ्ज़ों में जब हम पावर का यूनिवर्सल फार्मूला पढ़ते हैं अदर दैन द इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड, तो ये होता है पावर जो है ये बेसिकली होती है वर्क डन, ठीक है, वर्क डन मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब इन दो का मल्टीपल है। वर्क डन के यूनिट होते हैं जूल, टाइम के होते हैं सेकंड, जूल सेकंड भी इसको कहते हैं, इसी का इसके केस में जो नाम है वो वाट होता है। अब बेटे हमने तो वर्क डन निकालना है, ये एनर्जी है, हमारे पास पावर पड़ी है, हम क्या करेंगे टाइम से डिवाइड कर देंगे इधर आके, तो आपके पास जो पावर आई है रिज़ल्ट उसको आप टाइम से डिवाइड करें तो आपके पास जो चीज़ बनती है वो है वर्क डन। ये जो वर्क डन है बेटा ये इनफैक्ट आपके पास ये जो है वो वही एनर्जी है जो उसने कहा है कि कैलकुलेट करें, और ये जूल यूनिट्स में होगा। तो पावर आपके पास जो है वो अभी जो निकली, हम इसको ज़रा सॉल्व देख लेते हैं। ये तो ये बड़ा छोटा सा वो है, आप इसको पावर को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करें तो एनर्जी आ जाएगी। मैंने इधर डिवाइड किया हुआ है, पता नहीं मैंने क्या गलत किया हुआ है, पावर को टाइम के साथ, हाँ सॉरी हैं, लेट मी चेक यार, मुझे इसके बारे में डाउट है। पावर जो है वो वर्क इनटू टाइम होता है ना, या वर्क जो है वो होता है पावर इनटू टाइम। एक मिनट मैं बेटे इसको देख भी लेता हूँ, कंफर्म भी कर लेते हैं, बुक भी है बल्कि, ठहरो। अच्छा हम ये मिस्टेकनली लिख गए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक पावर, ये आप ज़रा, आपके पास बुक है फिज़िक्स की अभी? नहीं सर, एक सेकंड, अभी तो नहीं है मेरे पास। अच्छा चले मैं आपको वैसे बता देता हूँ, आपको बुक की वैसे हमें लॉन्ग क्वेश्चंस पे ज़रूरत तो पड़ेगी। चलो फ़िलहाल अगर आप देखें तो ये जो इलेक्ट्रिकल जो पावर होती है ना, इलेक्ट्रिकल पावर ये होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम, आप कहेंगे इसको एक यूनिट टाइम के अंदर जितना भी वर्क डन होता है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, पावर के साथ टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो पहले मैंने इधर लिखा है ना वर्क डन वाला, ये वाली चीज़ें गलत हैं। इसको मैं अरेज कर देता हूँ, ठहर जाएँ आप। ये मैं इसको अरेज कर रहा हूँ। तो ये वाला यूनिट, ये सिस्टम ठीक पड़ा हुआ है जो अभी मैंने लिख के दिए। इसका मतलब बेटे पावर जो है वो हो जाएगी वर्क जो है वो आपके पास हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल वर्क जो है वो पावर इनटू टाइम हो जाएगा, सेकंड्स हो जाएगा, या मैं इसको टाइम ही लिख लूँ। तो अब हम क्या करेंगे बेटे, हमने इधर अगर आपको याद हो तो यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, ये जो आपके पास जो 1630 समथिंग वाट आई थी, आप इसको मल्टीप्लाइड बाई 20 सेकंड्स करेंगे तो आपके पास ये जूल में आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर? नहीं समझ आया आपको बच्चा? हेलो? यस सर, आवाज़ आ रही है ओके सर, ओके, मैंने कहा। जी बच्चे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। कंपेयर द इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज इन द थर्मिस्टर रेजिस्टिविटी एंड द कॉपर वायर। ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छे वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें बेटे बड़े उसने एक क्लियर वर्ड में एक चीज़ मेंशन कर रखी है, और वो चीज़ क्या है भला, वो कह रहा है कि आप कंपेयर करें जो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर है इसको। ठीक है, मैं इसको ज़रा हाईलाइट कर दूं, टेम्परेचर के इफेक्ट को ऑन इंक्रीज इन द रेजिस्टिविटी ऑफ थर्मिस्टर एंड कॉपर वायर। आपके पास दो आइटम्स हैं, एक आपके पास है भाई ओवरऑल कॉपर का है, और कॉपर के साथ साथ आपके पास क्या पड़ा है, थर्मिस्टर। कॉपर की एक वायर और एक थर्मिस्टर। अब थर्मिस्टर क्या चीज़ होती है, पहला क्वेश्चन तो हमारा ये होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन नंबर है गालबन 5 है, आई थिंक सो, हाँ जी। इसको हम ले लेते हैं आगे, ज़रा क्वेश्चन 5 लिखते हैं। अब जो क्वेश्चन 5 है बेटा, उसमें आपको एक थर्मिस्टर का उसने कह दिया है कि थर्मिस्टर और आपके पास कॉपर वायर जो है उसकी रेजिस्टेंस, इसको रजिस्टर भी बोलेंगे, कॉपर वायर का रजिस्टर हो, तो इनके दरमियान वो कहता है कि क्या फ़र्क आता है जब आपका टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा होता है तब। भाई जो थर्मिस्टर है ना, थर्मिस्टर बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है या एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है। डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट भी एक बड़ी बड़ी सी चीज़ है, अब मैंने कह दिया। इसको आप कहेंगे एक छोटा सा ऐसे रेजिस्टर्स की मान लीजिए एक छोटा सा टुकड़ा है, पार्टिकल है किसी भी चीज़ का, जिसके पास स्पेशलिटी क्या है कि जब आप टेम्परेचर जो है इसका बढ़ता है ना, ये दो तरह के होते हैं। टेम्परेचर जब आप इंक्रीज़ करते हैं तो ये रेजिस्टेंस को कम कर देता है, एक ऑप्शन, और बड़ा हैवी और कमाल वाला है। दूसरा क्या है कि जब आपका टेम्परेचर बढ़ता है, इंक्रीज़ होता है, तो ये रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है। यानी थर्मिस्टर बेसिकली दो टाइप की चीज़ें हैं। थर्मिस्टर इट्स सेल्फ कंटेन द टू सॉर्ट ऑफ द एलिमेंट्स। अब मैं इसकी अगर थोड़ी सी डिटेल बताऊं बेटा, तो थर्मिस्टर एक ऐसी, समझ लें कि मटेरियल पार्टिकल्स हैं, वो ऐसे मटेरियल हैं जिनको, अब नेचर में ऐसे मटेरियल हैं जिनका टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे उनकी रेजिस्टेंस कम होगी। अब ऐसा मटेरियल अगर हम उससे कुछ बना लें वो थर्मिस्टर कहलाएगा, तो उसकी आप हीट को जैसे ही बढ़ाएंगे तो वो बेटा रेजिस्टेंस कम देगा। ठीक है, तो फ़ायदा हो जाएगा हमारा। दूसरी साइड पे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने से, वही काम वायर भी करती है। यानी हमारे लिए कॉपर वायर बिल्कुल उनके जैसी है, जैसे एक रेजिस्टेंस बढ़ाने से या टेम्परेचर बढ़ाने से जो है वो आपके पास क्या बढ़ती है, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। टेम्परेचर आपने इंक्रीज़ किया, आर की जो वैल्यू होगी वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब जो क्वेश्चन है आपके पास कि जो थर्मिस्टर होते हैं, एक तो ये डुअल कैरेक्टर रखते हैं और ज़्यादा मोर सेंसिटिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ कॉपर वायर। और कॉपर वायर का जो केस होगा तो उसमें क्या है आपके पास कि रेजिस्टेंस क्यों बढ़ती है, क्योंकि कॉपर के अंदर जो एटम्स पड़े होते हैं वो जो है उनको पैसेज वे यानी कि इलेक्ट्रॉनों को नहीं देते, जिसकी वजह से इनकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। अब हम इसको रीड कर लेते हैं। यहाँ पे बेटा लिख रहा है कि थर्मिस्टर इज द रजिस्टर हुज डिस्टेंस चेंजेस सिग्निफिकेंटली विद टेम्परेचर। उसने कहा है कि ये चेंज होती है, कैसे होती है, देयर आर टू टाइप ऑफ थर्मिस्टर।
एक को कह रहा है कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशेंट थर्मिस्टर, ठीक हो गया। दूसरे हैं आपके पास पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशेंट रजिस्टर थर्मिस्टर जिसको आप कहें। ये नेगेटिव और पॉजिटिव वाले क्या हैं? नेगेटिव वाले जो हैं बेटे वो आपका टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी रेजिस्टिविटी जो है वो कम होगी, या रेजिस्टेंस भी आप कहें उनकी कम होगी। वो कह रहा है कि इन द एनटीसी यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर्स द रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, मीनिंग इट कुड कंडक्ट बेटर एट हायर टेम्परेचर। तो बड़ी प्यारी बात होगी। मैं इसमें ना रेजिस्टिविटी के बजाय रेजिस्टेंस लिख देता हूँ आपको, ये ज़्यादा आसान वर्ड है रेजिस्टेंस, ठीक है। डिक्रीजेज एज द टेम्परेचर। दूसरा क्या है आपके पास कि दिस इज़ ड्यू टू द इंक्रीज एनर्जी दैट अलाउज द मोर चार्जेस टू फ्लो इलेक्ट्रॉन एंड, यानी कंडक्शन इनकी बढ़ जाती है। जो पॉजिटिव वाले हैं तो उनका केस रिवर्स हो जाएगा। फिर अगली बात कर रहा है वो कॉपर वायर की। अब यहाँ पे आपने ये करने के बाद ये कर लेना है एंड वाइस वर्सा फॉर किस लिए, पीटीसी यानी कि पॉजिटिव क्या कहते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर्स के लिए, पीटीसी थर्मिस्टर यहाँ। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखते हैं बेटे तो नेक्स्ट है आपके पास कॉपर वायर। जब दूसरी हमने किसको कंपेयर करना है, उसने कहा है ना कि फैक्टर टेम्परेचर इंक्रीज ऑन रेजिस्टिविटी। अगर ये रेजिस्टिविटी की बात कर रहा है तो आपने भी नीचे रेजिस्टिविटी ही मेंशन करें आप तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने उधर रेजिस्टेंस लिखा था अगर आपको याद हो यहाँ पे, तो इसको हम रेजिस्टिविटी ही लिखते हैं। ओके, तो रेजिस्टिविटी जो है वो आपके पास उस पर क्या थर्मिस्टर का भी आ गया और यहाँ पे कॉपर वायर। तो कॉपर वायर में क्या चीज़ है, कॉपर वायर के अंदर बेटा ये चीज़ है कि कॉपर वायर हैज़ पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस, मीनिंग इट्स रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होगी विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर। However, the change in resistivity for the copper is generally smaller than that of the thermistor। आम तौर पे फिर अगली बात भी उसने लिख दी है कि टेम्परेचर की वजह से जो रेजिस्टेंस या जो रुकावट के अंदर फ़र्क आता है वो कॉपर के लिए कम आता है, बाकियों के लिए ज़्यादा आता है। याद रहेगा। यस सर। यहाँ पर कोई मसला हो तो बताएं बेटा। नहीं सर, ऐसा कोई मसला नहीं। अच्छा, इसके बाद हम ज़रा नीचे जाते हैं बेटे अगले उस पर। उसमें क्या है जी, डिस्क्राइब अ सर्किट विच विल गिव कंटिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल, यानी कि डिस्क्राइब करें सर्किट को जो कि आपको प्रोवाइड करता हो कंटिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल की तरफ, यानी जिनका पोटेंशियल कंटिन्यूसली चेंज होता हो, वेरी करता हो। तो अ पोटेंशियोमीटर सर्किट कैन प्रोवाइड ए कंटिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल। क्या मतलब है, मैं इसको पहले सादे लफ्ज़ों में आपको समझा दूँ बेटे। ये कह रहा है आपका ये क्वेश्चन 6 होगा, इसके मुताबिक क्या कोई ऐसा सिस्टम है, अगर मैं अपने सेल की ये जो बैटरी मैंने आपके सामने इधर बनाई थी, अगर ये है जनाब 12 वोल्ट की, तो क्या इसी से मैं अपना 6 वोल्ट की करंट अपनी मर्ज़ी का ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ, या मेरा दिल करे तो मैं इससे 4 वोल्टेज का करंट क्या रिसीव कर सकता हूँ, 4 वोल्ट का डिफरेंस रिसीव कर सकता हूँ या नहीं। यस, वी कैन डू द सेम। अब क्वेश्चन ये है कि हमें इस सेल को किसी एक ऐसे सिस्टम के साथ ज़रूर लगाना होगा जो आपका सिस्टम का जो करंट है वो 12 वोल्ट से कम जो है वो वेरी कर सके, यानी 6 वोल्ट, 10 वोल्ट, 4 वोल्ट, जितना भी आप रखना चाहें उस तक ले आए, या इवन आप 6.5 वोल्ट अगर आप कहें तो 6.5 तक भी ले आए। तो इसको जिस इंस्ट्रूमेंट के अंदर रखते हैं बेटे, उसको आप कहते हैं पोटेंशियल डिवाइडर। ये जो बात कर रहा है ना, ये डिस्क्राइब पोटेंशियल वेरिएंट पोटेंशियल कैसे जो है कंटिन्यूसली, पोटेंशियोमीटर भी उसी का नाम होता है। अब बेटा ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है पोटेंशियोमीटर के हवाले से, तो इसका तरीक़ाकार जो है मैं आपको कुछ समझा देता हूँ बुनियादी तौर पर, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन कुछ हद तक मैं आपको समझा देता हूँ। अब बेटा हमारे पास ये एक मैं कहता हूँ कि सेल पड़ा हुआ है, ये रेड वाला, इसका ये पॉजिटिव हिस्सा है, ये नेगेटिव हिस्सा है।
अब होता क्या है कि पॉजिटिव से हमने एक वायर ली, एक नेगेटिव से वायर ली, ठीक हो गया। हमने दरमियान के अंदर एक इस तरह की एक रेजिस्टेंस लगाई। इस यस सर। रेजिस्टेंस के इस साइड पे और इसके इस साइड पॉजिटिव पे देखें तो वही वोल्टेज हैं जो इधर थे, मतलब सेम टू सेम, हमने दरमियान में कुछ भी नहीं लगाया ऐसा जिसमें ज़ाया हो। और अब क्या करते हैं हम कि हम एक डायरेक्टली इधर ही से आगे वायर बढ़ा लेते हैं और इधर जो है वो हम बल्ब लगा लेते हैं, ये या कोई भी चीज़। दूसरा, हम इस बल्ब का डायरेक्ट इधर कनेक्ट नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं, हम इसको कनेक्ट करते हैं यहाँ, और यहाँ पे एक स्लाइडिंग सिस्टम लगा लेते हैं कि हम इसको पकड़ के इधर भी कर सकते हैं, इसको पकड़ के उधर भी कर सकते हैं वापस। आप ज़रा दोबारा समझिएगा इस सिस्टम को। ये देखें बेटे, अगर मैं इसको यहाँ पे रखूँ तो मुझे बताएं ज़रा, आपका जो करंट होगा वो इधर से चलेगा, इधर से ये इतनी रेजिस्टेंस को फील करते हुए यहाँ से जहाँ पे ये करंट है ये इधर से चला जाएगा, इधर से होता हुआ वो इधर आएगा, ऐसे ही है। सर ये इतने बीच में स्पाइरल्स क्यों लगाए हुए होते हैं? हाय अल्लाह जी, नूर, कोई हाल नहीं है बेटा, ये तो यही तो रेजिस्टेंस है ना, ये रुकावट है, बाकी तो नॉर्मल वायर है ना। रेजिस्टेंस और नॉर्मल वायर को पता है आपको? यस सर। रजिस्टर बेटा मैं बताता हूँ, थोड़ा समझ लें। रजिस्टर इसको हम इस तरह भी शो करते हैं, यूं करके आपकी इसके अंदर, और यहाँ पे एक बल्ब कोई लगा लें, आप कोई भी चीज़ लगा लें और इधर बैटरी लगा लें। ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, यानी सर्किट में एक बैटरी होती है आपके पास जो करंट दे रही होती है, एक आपका अप्लायंस होता है जो जल रहा होता है बल्ब वगैरह, और एक रेजिस्टेंस होती है। जो रेजिस्टेंस होती है बेटे, ये बेसिकली क्या करती है, रुकावट प्रोवाइड करती है किसके अगेंस्ट, उस करंट के फ़्लो के अगेंस्ट जो कि रास्ते में हमारी बैटरी इधर से हमें दे रही है। अगर बेटे 220 वोल्टेज की बैटरी आप लगाएं, 220 का वोल्टेज का डायरेक्ट करंट बल्ब को मिलेगा तो बल्ब हो सकता है जल जाए। तो बल्ब के लिए हम क्या करते हैं, दरमियान में रास्ते में कोई रेजिस्टेंसें आर ऐड कर देते हैं। वो रेजिस्टेंसें जो आर ऐड करते हैं ना बेटे, वो बहुत सारे करंट को डिसेसिपेट कर देती हैं, रोक देती हैं, वोल्टेज को ड्रॉप कर देती हैं। एज ए रिज़ल्ट वो आपके जो बल्ब तक करंट जाएगा, यहाँ से गुज़रने के बाद रुकावट जितनी बड़ी होगी उतना ज़्यादा करंट ड्रॉप हो जाएगा। गुज़रने के बाद जो यहाँ तक करंट जाएगा वो इतना होगा कि जिससे बल्ब रोशन हो और बल्ब जले नहीं। बात समझ आ गई है अभी रेजिस्टेंस क्या है? यस सर। अच्छा, अब ज़रा हम आते हैं बेटा इस सर्किट पे, ये जो मैंने बनाया। बेटे अगर ये आपके हैं 220 वोल्ट, ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव है, ठीक है। आप इस पॉजिटिव टर्मिनल से चलते हुए यहाँ तक अगर आएँ, यहाँ तक ये पॉइंट, और इस नेगेटिव से चलते हुए आप यहाँ तक आएँ, जो मैंने आपको आप दिखा भी रखी हैं, ये वाली जो जोड़ रखी हैं वायर्स, ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल, नज़र आ गया आपको? यस सर। बेटा अगर मैं जो अब मेरी ये जहाँ पे मैंने ग्रीन लगाई है, अगर मैं यहाँ से जोड़ूँ वायर्स, तो इसका मतलब तो बिल्कुल वही है कि मैं इसको ग्रीन को बेसिकली इधर से लेके आ रहा हूँ और इधर से आ रहा हूँ, दरम्यान में कोई भी चीज़ रुकावट नहीं है। इसका मतलब 220 वोल्टेज मिलेंगे आपको, 220 वोल्टेज जो हमारे अप्लायंस के थे ना, एक्चुअल वोल्टेज, वही हम आगे दो वायर्स के पास हमारे फिर रहे हैं और वो किसी भी वायर तक जाएंगे। अब इससे अगला स्टेप क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हम इस 220 वोल्ट को कम कर सकें, वेरी कर सकें। बेटे हमने क्या किया है, ये जो अपर वाला एरिया है उसको हमने उसके आगे एक रेजिस्टेंस लगा दी है, ये स्पायरल टाइप या वही चीज़ आप यूँ कह दें, ये इस तरह, और आगे आके हमने इधर इस वायर के साथ जोड़ दिया है। अब ज़रा आप गौर करें। जी बच्चा, दोबारा यहाँ मैं ड्रॉ करने लगा हूँ, ये आपकी बैटरी, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये रेजिस्टेंस और ये,
इधर मैं 12 वोल्ट लिखूँ, 220 वोल्ट लिखूँ, जो भी लिखूँ, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अगर बेटे मैं क्या करता हूँ कि इधर ही से एक तार वायर बढ़ा के मैं आगे कोई चीज़ लगा लेता हूँ, जैसे कोई बल्ब वगैरह लगा लेता हूँ, तो यहाँ तक बेटे आपने अब गौर से देखना है, इस नेगेटिव टर्मिनल से रास्ते यहाँ पे आए तो दो रास्ते हो गए, या करंट इधर जा सकता है या करंट सीधा जा सकता है। ये करंट इधर यस। इसलिए नहीं जाता क्योंकि आगे रेजिस्टेंस पड़ी है, आगे रुकावट है। करंट या करंट क्या है, इलेक्ट्रॉन ही है। तो इलेक्ट्रॉन इस रास्ते की बजाय अपने आप को इस रास्ते पे डालना आसान और खुशी खुशी महसूस करेंगे और ये इस रास्ते चल पड़ेंगे। अब यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन बल्ब के पास आके यहाँ रुकेंगे ना, तो इनके लिए प्रॉब्लम है, आगे कहाँ जाएंगे। इसको अभी हम यहाँ छोड़ रहे हैं। दूसरी साइड पे आपके पास ये जो पॉजिटिव है, इसके इधर से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इसके पास एक ही रास्ता है कि वो इसी रास्ते से जाएं। अब ये जो रास्ता ये यहाँ तक आके रुक गए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है वो आपका वो अब ऐसे होगा कि अब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि मैं आपको बताऊं कि ये इधर से चलेंगे, यहाँ तक तो आएंगे, आगे ये रेजिस्टेंस से गुज़रते हुए सारे इधर से गुज़र के फिर इधर जाते नॉर्मली। लेकिन इन उल्लुओं को जहाँ भी अपना रास्ता नज़र आएगा ये फ़ौरन उधर ही से रास्ता बदल लेंगे। मतलब ये पॉजिटिव से चले यहाँ से, यानी किस प्लेस से, इस प्लेस से, यहाँ से ये इधर से होते हुए जब इस सर्कल के अंदर आए ना, तो आगे हमने क्या किया हुआ है, ये एक ऐड किया हुआ है पॉइंट। ये बेटे ऐसे होता है जैसे कोई कील के ऊपर आप वायर लगा के उस कील को एज अ पॉइंट के साथ कांटेक्ट करते हैं ना, बारीक सा। ये नेचुरली जो थर्मोस्टेट होता है वो ऐसे होता है जैसे एक प्लास्टिक का पाइप हो ये, और उसके हर तरफ आप यूं करके वायर गुजारते जाएं, यूं यूं। अब उस वायर का एक हिस्सा ये होगा और एक हिस्सा ये होगा। इसके ऊपर हमारे पास क्या होता है, एक जॉयस्टिक टाइप होती है चीज़, पेंसिल टाइप। इसके ऊपर वायर हम बांध लेते हैं तार यूं करके सरे से, और इसका सरा जो है वो उसको हम स्लाइड कराते हैं, कभी इधर भी ले जाते हैं और कभी इधर भी लेके जाते हैं। आपको ये जो पैटर्न समझ आया है, आपने इसी पैटर्न पे इसको देखना है, रेजिस्टेंस को। मैं ज़रा इसको थोड़ा सा फाइन कर देता हूँ क्योंकि चीज़ें बड़ी वो हो गई हुई हैं, तो इसको ज़रा हम देखें। अब बेटा आप ज़रा इसको देखें गौर से। ये नीचे से करंट चला, ये इस तरह से रास्ते में आ गया, इसका एक ही रास्ता था, इधर रुकावट थी, ये इधर नहीं जाएगा ऊपर। तो अब जो ऊपर वाला करंट है ना, वो इधर से आने के बाद ये उसको ये रास्ता मिलेगा, ये ये और फिर इधर आएगा। अब ये इस रास्ते पे आने की बजाय मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर ला के यहाँ पर, और इधर मैं क्या करता हूँ कि मैं एक और जॉयस्टिक टाइप की दे के इसको मैं एक बारीक सी इसकी आगे नोक सी बना के ये कर देता हूँ। अब ये जो कांटेक्ट है ना, जैसे ही आपके पास जो करंट है वो इधर से फ्लो करता हुआ इधर आएगा, तो ये इससे यूं रास्ता ले लेगा, यानी एक तरह से ये ऐसे सर्किट कंप्लीट करेगा जो पॉजिटिव से बह रहा है करंट। बात समझ आ गई? यस सर। अब दोबारा से बेटे। अच्छा नूर, अब मुझे बताएं, यहाँ से ये जो पॉइंट है किधर वाला, ये पॉइंट, यहाँ से अगर आप देखें तो ये तो सारा वही पॉइंट है ना, इसमें दरम्यान में तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब सेम पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ तक। अगर जितना आगे ये रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जितनी तार बड़ी होती जाएगी, रुकावट उतनी ज़्यादा आएगी इलेक्ट्रॉनों को, उतने ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होंगे ना इधर से, है ना। यस। तो ये इस साइड से यस उतने सर। वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे, और हो जाने के बाद बेटा क्या होगा कि थोड़े से वोल्टेज होंगे जो इधर से, जैसे ही हमने ये जॉयस्टिक की लगाई थी, वो इधर से होते हुए सर्किट कंप्लीट करेंगे ये वाला। अब ये अगर आप इसी जॉयस्टिक को यहाँ से उठा के डायरेक्टली इधर ले आते हैं इस पॉइंट पे, ये इस पॉइंट पे, तो बेटा जो इधर से वोल्टेज आ रहा था वो डायरेक्टली इधर से होके यूँ जाएगा। इसका मतलब उसकी वैल्यू ज़ाया नहीं हुई। 220 या 12 वोल्ट थे तो वो पूरे 12 वोल्ट मिल रहा था,
इधर आया तो 10 वोल्ट दिए, इधर आया तो उसने 8 वोल्ट दिए, इधर आया तो 6 वोल्ट दिए, इधर आया तो फिर हो सकता है 4 वोल्ट दिए, और मज़ीद अगर कोई रुकावट होती तो ये बिल्कुल ज़ीरो पे चला जाता। तो आपको यहाँ पे जो आउटकम्स मिलती है, अगर आप थोड़ा सा इस चीज़ को बेटा समझो, तो आपको जो आउटकम मिली है ना, वो जो यानी कि एक तो आपका ये वाला टर्मिनल था जहाँ से आप डायरेक्टली कनेक्टेड थे, दूसरा इधर जो वेरिएंग थी ना, वेरिएशन थी, इस वेरिएशन की वजह से जो आउटपुट टर्मिनल आपका इधर से मिल रहा था, यानी आपको दो मिले जो आपने एक्सटर्नली इस और इस पॉइंट से जाके वायर कनेक्ट किए, इधर कोई सर्किट लगाया आपने। तो इस सिस्टम के लिए आप वेरी कर सकते हैं वोल्टेज, जब आप इस जॉयस्टिक को छेड़ेंगे, ये ऊपर के जाएगी तो वोल्टेज बढ़ जाएंगे, इधर आएगी तो वोल्टेज कम हो जाएंगे। बात समझ आ गई है? यस सर। पक्की बात है ना? को बात पहले भी पढ़ी है। यस सर, कुछ पार्ट्स हैं जो कि थोड़े से कंफ्यूजिंग हैं, पर आई गेस मैं ये लेक्चर रीप्ले करूँगी तो मुझे और क्लियर हो जाएगा, और एक बार अगर लिखूँगी तो फिर भी। उम्मीद तो पूरी है कि बेटे आपको समझ आएगा इंशाल्लाह बहुत अच्छे से, और चले फिर हम देख भी लेंगे इंशाल्लाह आगे। अच्छा, हम ज़रा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपने पढ़ लेना, यही है बस, एडजस्टिंग बिटवीन द रेजिस्टेंस वाली ये जो बात करें। अब पोटेंशियोमीटर कौन सी चीज़ है बेटा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़े आपके लिए जो है वो इसी तरह जिस तरह पिछला क्वेश्चन अभी 5 पढ़ा था और 6 पढ़ा था, ये भी उसी की नस्ल का है। अब जो है ना, इसको भी मैं चले बता देता हूँ आपको। पोटेंशियोमीटर क्या है बेटा, आपके पास बुक पढ़ी है अभी के फिज़िक्स की, आप ज़रा ले लेते हैं बुक जी। बेटे आप ज़रा पोटेंशियोमीटर के हवाले से अगर आप देखें तो 12.16 फिगर की बात कर रहा हूँ, इसमें एक बड़ी बैटरी लगी हुई है बिल्कुल ऊपर टॉप मोस्ट पे। अगर आप इसी सर्किट के अंदर बिल्कुल नीचे की तरफ देखें तो आपको दो बैटरियां नज़र आ रही हैं, एक E1 और एक E2। अब ये E1 और E2 दोनों जो हैं, इनकी पॉजिटिव टर्मिनल से जो वायर निकल रही है वो आपकी ऊपर की बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में जा रही है। यानी एक का पॉजिटिव टर्मिनल है तो दूसरे का उल्टा केस चल रहा है। लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको रिवर्स होना चाहिए। इसको उसने गलत बनाया हुआ है, इसको ये होना चाहिए कि अगले का भी नेगेटिव होना चाहिए, ताकि वो करंट का फ्लोइंग सिस्टम जो है वो बेहतर रहे। जो मेरा मानना है, इसको ये इसने गलत बनाई हुई है। बड़ी बैटरी का जो बड़ा टर्मिनल है वो इसके सामने होना चाहिए, इसके बड़े के सामने। बात समझ आई? यानी इन अदर वर्ड, इनका आपस में हमने कंपटीशन करवाना है, जो उसके पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज निकल रहे हैं और जो इसके पॉजिटिव से। ठीक है, इसकी बेसिक एक स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो पहले बड़े टर्मिनल को अगर आप देखें ना, बड़ी बैटरी को, तो वहाँ से बेटे एक टर्मिनल रियोस्टेट की तरफ आ रहा है, जो एरो मिड ऑफ द रियोस्टेट में है, यानी एक रेजिस्टेंस के दरमियान में खड़ा हुआ है। अगर ये रेजिस्टेंस के लेफ़्ट में होता, और यानी कि रेजिस्टेंस के जहाँ पे खड़ा हुआ इस पॉइंट से लेफ़्ट साइड पे होता, तो ये सारी रेजिस्टेंस को फील करता। एज अ रिज़ल्ट इसके बहुत सारे वोल्टेज ड्रॉप हो जाते और सी और ए पॉइंट पे मिलने वाले वोल्टेज कम होते। अब ये रियोस्टेट का पॉइंट दरमियान में खड़ा हुआ है, इसका मतलब कुछ वोल्टेज हमारे डाउन हुए हैं और कुछ हमने बचा के रखे हैं, और आगे ए और सी पॉइंट पे जो वोल्टेज हैं वो 0, 50, 100, 150 और 200 तक हैं। अब बेटा एक और चीज़ जो है वो, अगर आप, मैंने आपको जो बताया कि दूसरे वाली बैटरी है उसमें E1 और E2 पड़े हैं, तो जो अगर स्विच इसके अंदर एक लगा हुआ है एस, स्विच रोटेटेबल है, कभी E1 पे शिफ्ट हो जाता है और कभी E2 पे। हम क्या करते हैं, नॉर्मल सिस्टम में E1 को कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करने के बाद स्विच एस ऑन करते हैं, और फिर ये पोटेंशियोमीटर के जो है वो 100 वाली साइड पे हम रोटेट करवाते हैं। और अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा है L1 और L2 लिखा हुआ नज़र आ रहा है बेटे। 0 और 100 के बीचों बीच आप देखें ना, पॉइंट ए और बी के बीच ऊपर नीचे देखें तो L1 और L2 नज़र आ रहा है आपको। अब यार जो L1 है ना आपका, ये वो नीचे वाली लेंथ है, जो नीचे S वाले सिस्टम से देखें तो वो सारी ब्लू लाइंस हैं, तो ये नीचे वाले को शो कर रहे हैं, यानी लेंथ ऑफ लोअर सिस्टम जो वायर है उसकी लेंथ। दूसरी साइड पे जो L2 लेंथ है वो ए पॉइंट से लेकर जो बी या सी की तरफ ऊपर है उसकी शो कर रहा है। ये बात समझ गए? अब ये जो दो लेंथें हैं, ये लेंथें यानी इनकी रेशो आप ले लें
और नीचे पड़ी हुई जो E1 और E2 है इनकी रेशो ले लें तो ये आपस में बराबर होती हैं। और ये फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं सिर्फ इसको शॉर्ट क्वेश्चन की पर्सपेक्टिव से रोकना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये एक प्योरली लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत बड़ा है। अगर आप इसको अगले पेज पे आ जाए 81 पेज पे टॉप पे देखें तो कहीं ना कहीं ये गैल्वानोमीटर का जो करंट है ना बेटे वो ज़ीरो हो जाता है, और हम वो ज़ीरो दो पाथवे हैं, एक जगह पे आएगा। देखो ना नूर, इस पे आना ज़रा, ये मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ ज़रा, उस पर क्या कहते हैं, वाइट बोर्ड की तरफ। आप वाइट बोर्ड पे मुझे ये बताएं कि नूर, अगर आपके पास ये सीन हो कि ये आपकी बैटरी है, यहाँ से करंट चला इधर जा रहा है, ठीक है, और इधर जाते हुए ये इस जगह पर आके जो है वो आपका करंट रुक गया एक तरह से, आपकी ये आगे इसकी मूवमेंट होने वाली है। मैं इसको एक और बैटरी लगा देता हूँ इस साइड पे। ये भी रिफ़्रेश होने पे आ गया, एक मिनट ठहर जो, इसको रिफ़्रेश हो जाने दो ज़रा। एक मिनट बच्चे बस। बुक के ऊपर अगर आप उसी फिगर को देखें ना 12.16 को, तो आपको नज़र आ रहा है बच्चा कि एक ऊपर बैटरी, रियोस्टेट और ए और सी वाला एक सर्किट है क्लोज्ड। दूसरा सर्किट है आपका जो है ना वो ए पॉइंट से नीचे की तरफ E1 और E2 और स्विच और गैल्वानोमीटर और बी पॉइंट तक दूसरा सर्किट है ना बेटे। अब ये ऊपर के सर्किट का करंट एक फ़्लो करेगा और एक नीचे के सर्किट का करंट फ़्लो करेगा। ये जो दोनों करंट है ना ये किसी न किसी पॉइंट पे एक दूसरे के मुखालिफ होंगे। अब जैसे एक साइड पे बंदा है वो 5 पावर का है, तो दूसरी साइड पे 10 पावर का है, तो जो 10 पावर वाला है वो 5 टाइम्स जो है वो स्ट्रॉन्गर है, यानी 5 5 तो बराबर हो गया, ऊपर 5 वाला जो है वो स्ट्रॉन्गर होगा। यहाँ बिल्कुल ऐसे ही आपके पास क्या होता है कि जो करंट ज़्यादा होगा उसकी फ्लोइंग पावर कैपेसिटी दूसरे करंट की निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, और कितनी ज़्यादा होगी, बाकी वाले को माइनस कर लें उतनी ज़्यादा होगी। बात समझ आ गई है? यानी एक ओवरली आपको पता लग गया ना कि रुकावट कितनी आएगी, जितना वो उसका सिस्टम होगा उतनी तक रुकावट आएगी। मतलब अगर बड़ी बैटरी 12 वोल्ट की है और छोटी बैटरी है 4 वोल्ट की, तो 12 माइनस 4 कर लें तो 8 वोल्ट का करंट तो फ्लो करना चाहिए ना एक सर्किट में, जो बड़ी सर्किट वाला है। बात समझ आई? यस। अब बेटा इसी चीज़ को या इसी पैटर्न पे हमने गैल्वानोमीटर की सुई देखनी होती है कि किस जगह पर ये दोनों करंट बराबर होते हैं। यानी अगर छोटी 4 वोल्ट की है तो 4 वोल्ट का करंट किस पॉइंट पे, कितनी लेंथ पे आपकी बड़ी बैटरी देगी। हमने वेरिएट कर दिया उसको रियोस्टेट लगा के। तो बेटा हम जब इनकी रेशो लेते हैं, अगर आप अगले पेज पे आ जाएं 12.20 इक्वेशन लिखी हुई है कि E2 जो है आपके पास और E1 की रेशो इज़ इक्वल टू L2 ओवर L1। इन दोनों की आप रेशो ले लेंगे, एक सिंपल सा फार्मूला है, उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे बेटे तो आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा। नूर, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ बच्चा, जहाँ पे लिखा हुआ है कि पोटेंशियोमीटर कैसा है और ये कैसे ईएमएफ को वेरी करता है। मैं इसको बस एक थारोली पढ़ देता हूँ। अ पोटेंशियोमीटर इज़ अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ ऑफ ए सेल एक्यूरेटली। आपके पास एक सेल है, आपको ये नहीं पता कि उसकी वोल्टेज कितने हैं, तो आप बड़े आसानी से एक्यूरेट तरीके से मेजर कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड टू द प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल का मतलब क्या होगा, जिसकी आपके पास एक तरह से बड़ी बैटरी पड़ी है और वो रियोस्टेट टाइप सिस्टम पड़ा हुआ है। अब वो कहते हैं कि अ सेकेंडरी सेल हुज ईएमएफ इज़ टू बी डिटरमिन्ड इज़ कनेक्टेड इन द अपोजिशन टू द प्राइमरी सेल। जैसे मैंने आपको बताया कि उसके अपोजिट आपने अटैच करना है उसको, ठीक है, विद ए गैल्वानोमीटर। अब वो आपने वो गैल्वानोमीटर भी लगा दिया। ये आपको स्ट्रक्चर सारा समझ आ रहा है ना माइंड में, जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मेरे ख्याल से वही सारी फिगर ही है। तो वो कहता है कि दिस स्लाइडिंग कंटैक्ट ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर विल एडजस्ट अनटिल गैल्वानोमीटर शो द नल पॉइंट या ज़ीरो डिफ्लेक्शन या नो डिफ्लेक्शन। एट दिस पॉइंट द पोटेंशियल डिफरेंस जो है आप क्या करते हैं अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर इज़ इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द सेकेंडरी सेल। तो सेकेंडरी सेल की जितनी ये बस लाइनें हैं, आपने इसको मेमोराइज करके रटा मार लेना है। आप क्या करेंगे फिर कि ईएमएफ ऑफ अननोन सेल जो है वो कैलकुलेट की जाती है, और नीचे बेशक आप इधर फार्मूला भी ऐड कर दें जो अभी मैंने आपको 12.20 इक्वेशन बताई, और उससे इक्वेशन से आगे ड्राइव करके E1 को उधर मल्टीप्लाई किए बुक से। बात समझ आ जाएगी?
यस। और मेरे ख्याल से अब तो कर लेना चाहिए बच्चा, है ना। यस सर। अच्छा, वाई यस। डज नो करंट पास थ्रू द गिल्वेनोमीटर इन अ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। बेटा इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, रेड मैं इसको कर रहा हूँ, छोड़ इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये हमने कल लॉन्ग क्वेश्चन में करना है इंशाल्लाह। ठीक है, जब आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी काम समझ आ जाएगा, तो ये है बिल्कुल उसी पोटेंशियोमीटर की टाइप पे ही है, बेस कर रहा है, बहुत आसान भी है। लेकिन कल पोटेंशियल, चूँकि मैंने आज पोटेंशियोमीटर नहीं समझाया, व्हीटस्टोन ब्रिज मतलब सॉरी नहीं समझाया, तो व्हीटस्टोन ब्रिज जब समझ आ जाएगा ना स्ट्रक्चर, तो उस पे आपको ऑटोमेटिकली ये पॉइंट भी समझ आ जाना है। एक्सप्लेन वाई द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी डिक्रीज व्हेन द करंट ड्रॉन फ्रॉम इज इंक्रीज। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्यों चेंज होता है। पोटेंशियल, ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा। बेटा ये एक वैल्यू है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की, कि जो ईएमएफ है वो इनटू आई आर जो है, ये करंट, ये उसमें से निकाले। मैं इसकी एक सादा लफ्ज़ में बात बताता हूँ, इस पे आ जाएं। यार ये उल्लू का पट्टा ये क्यों नहीं चल रहा, इसको मैं दोबारा रीस्टार्ट करता हूँ, ठहरो।